नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मुझको राजनीतिक खबरें बहुत अच्छी तो नहीं लगती हैं, लेकिन कभी कभी राजनीति में कोई ऐसी नई खबर आती है जिसमें कुछ ताजगी रहती है। आज ऐसी ही एक खबर पर मैं आपके सामने कुछ अपनी राय रखने वाला हूँ, कुछ विश्लेषण करने वाला हूँ। बिहार में कल प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज पार्टी, उसकी एक बड़ी आम सभा हुई। कुछ लोगों का कहना है कि 1/4 कुर्सियां उसमें खाली थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें 50,000 लोग मौजूद थे। हो सकता है सच्चाई इनके बीच कहीं पर हो, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता न हो, जिसके हाथ में बहुत बड़ा पैसा न हो, जो अपने दम पे काम कर रहा हो, जिसका कारखानों का कोई इतिहास न हो, उसने अगर इतनी बड़ी सभा की है, मान लीजिए 50,000 नहीं होंगे, कुछ कम भी होंगे, चुनाव का कोई माहौल नहीं है, अगले बरस 2025 में चुनाव है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर की नई पार्टी लॉन्च करते समय अगर एक भीड़ थी, आम सभा थी, तो ये छोटी बात नहीं थी। लोगों को बसों में लाया गया था। ये सच है कि लोगों को अगर कारों में न ले जाया जाए तो लोग किसी की बारात में न जाएं। लोगों का अच्छा इंतजाम ना हो, होटलों में रहने का, अलग अलग कमरों का, अलग अलग कारों में और हवाई टिकट से आने जाने का, तो कोई संपन्न लोग किसी के बेटे बेटी की शादी में भी न जाएं। तो प्रशांत किशोर ने कल जनसुराज पार्टी लॉन्च की है, वहां जनता के सामने पेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक दलित को वहां पेश किया है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा रुक कर आपको बतलाता हूं। प्रशांत किशोर के बारे में जिनको नहीं पता होगा उनको बतला दूं जरा समय। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो केवल चुनावी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, किसी पार्टी को कैसे चलाया जाए, थोड़ा लंबे समय की राजनीतिक रणनीति वो बनाते हैं। दूसरी खूबी यह है कि वैचारिकता से परे वो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग प्रदेशों की पार्टियों के लिए एक पेशेवर रणनीतिकार की तरह काम कर चुके हैं। पेशेवर, ये उनका धंधा है। मैं देख रहा हूं प्रशांत किशोर का परिचय, पीके कहते हैं उनको बातचीत में, बिहार के ही रहने वाले हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन ये खुद अपने नाम में प्रशांत किशोर लिखते हैं, कोई ब्राह्मण सूचक शब्द नहीं लिखते हैं। अब मैं देख रहा हूं उनको, तो उन्होंने अब तक भाजपा के लिए, जेडीयू के लिए, कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, आंध्र तेलंगाना की जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी थी उसके लिए, तमिलनाडु की डीएमके के लिए जिसकी की आज सत्ता है वहाँ पे, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जिसकी की सत्ता है आज वहाँ पर, इनके लिए काम किया हुआ है। इतनी पार्टियों के लिए अलग अलग चुनावों में इन्होंने काम किया है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि शायद अधिकांश जिम्मा इनका जो था वो कामयाब हुआ। जिस पार्टी के लिए इन्होंने काम किया वो पार्टी जीती दोबारा, ऐसा अधिकांश मामलों में इनका रिकॉर्ड है। 2011 में इन्होंने नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का इन्होंने पूरी रणनीति संभाली थी। मोदी दोबारा तीसरी बार जीत कर आए 2012 में गुजरात में, लेकिन 2014 में जब देश में आम चुनाव हुए उस वक्त प्रशांत किशोर ने ही मोदी, उनकी पार्टी और एनडीए इसकी चुनावी रणनीति का काम संभाला था, और मोदी कैसी शानदार कामयाबी से जीत कर आए थे आपके सामने हैं। मैं प्रशांत किशोर का डिंडोरा नहीं पीट रहा हूँ, उनके पार्टी का मैं न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ। अभी अभी उनके कुछ मामले सामने आए हैं कि पार्टी किस तरह से बनाएंगे, कैसी नीति रहेगी। प्रशांत किशोर ने कल पटना में हुई अपनी आम सभा में एक बड़ी घोषणा की है कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। शराबबंदी बड़ा लुभावना नारा रहता है। छत्तीसगढ़ में भी 2018 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे प्रदेश के भूपेश बघेल, उन्होंने भी यहाँ सरकार बनते ही शराबबंदी का वायदा किया था और वो चुनाव जीत गए थे। और भी वायदे रहे होंगे, लेकिन शराबबंदी एक बड़ा वायदा था।
5 साल उनकी कोई नीयत नहीं थी शराबबंदी की, वो तरह तरह से टालते रहे, एक भी कोशिश उन्होंने नहीं की। पूरे विश्व में शराबबंदी जैसे फैसले के लिए जो मौका भूपेश बघेल को मिला था, वैसा मौका किसी को कहीं नहीं मिलता। जिसने घोषणा की हो शराबबंदी की, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। कोरोना लॉकडाउन इतना लंबा चला था कि दारूबंदी हो चुकी थी, उसमें चाहे अनचाहे लोगों का घरों से निकलना बंद था। इतनी लंबी शराबबंदी थी कोरोना लॉकडाउन में कि उसको अपने आप एक अघोषित प्रयोग मानकर भूपेश बघेल शराबबंदी लागू कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में कल अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी को सामने रखते हुए कल ही ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है कि कल ही उनको चुनाव आयोग से ये नाम मंजूर होने की सूचना मिली है और तुरंत ही उन्होंने आम सभा में इसको जाहिर किया, क्योंकि पिछले 2 साल से वो काम कर रहे थे बिहार में, जगह जगह दौरा कर रहे थे, लोगों के बीच काम कर रहे थे, लोग उनसे पूछ रहे थे पार्टी कब बनाओगे, पार्टी कब बनाओगे। तो अब पार्टी बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी, चुनाव आयोग ने नाम मंजूर कर दिया, आसान सा नाम है जन स्वराज पार्टी। अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए आम सभा में कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनते ही वो वहाँ चल रही शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। उनका कहना है कि शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपए सालाना का टैक्स का नुकसान हो रहा है। और शराब तो बिहार चूंकि बीच में घिरा हुआ राज्य है, चारों तरफ से दारू की स्मगलिंग होती है वहाँ पे, पूरे बिहार में, पूरे गुजरात में भी, मोदी जी का गुजरात है, वहाँ भी शराबबंदी है। वहाँ भी आप जो ब्रांड चाहो, जहाँ पे चाहो वहाँ पे आपके पास पहुँच जाता है। इतनी सर्वसुलभ है शराब गुजरात में। बिहार में भी लोगों का कहना है धड़ल्ले से दारू मिलती है। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि शराबबंदी जहाँ कहीं भी होती है उससे दूसरे अधिक घातक नशे ऐसे बढ़ते हैं, चलन ऐसा बढ़ता है, क्योंकि भारत जैसे देश में किसी भी प्रदेश के लिए नशे पर पूरा रोकथाम करना मुमकिन नहीं रहता। ऐसे में लोग दूसरे तरह के घातक नशे करने लगते हैं, जो कि दवा कारखानों में, रासायनिक कारखानों में बनने वाले बहुत ही खतरनाक नशे हैं जो हिंदुस्तान में तेजी से फैल रहे हैं। सूखा नशा जिसको कहते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ अर्सा पहले हमने एक बड़े जानकार डॉक्टर संदीप दवे को इंटरव्यू किया था इस बारे में। हमने छत्तीसगढ़ के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, रायपुर शहर के जो एसएसपी हैं, वो एक निजात अभियान चलाते हैं नशे के खिलाफ, उनको भी एक अलग से इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था कि सूखा नशा, इसका प्रचलन कितना बढ़ते चल रहा है और सरकार का कोई काबू नहीं है, न क्वालिटी पे काबू है, न दाम पे काबू है, न टैक्स मिलता है। तो सरकार भारी नुकसान में जाती है ऐसे नशे की वजह से। ये तब है जब छत्तीसगढ़ में दारू भी बिक रही है, उसके बाद है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ दारू नहीं बिक रही होगी और लोगों को नशे की ज़रूरत है, वहाँ कितना बड़ा नुकसान सरकार का हो रहा होगा और जनता का भी, सेहत का भी। नौजवान पीढ़ी कैसे खतरनाक रासायनिक नशे में डूबती है उन जगहों पर। तो ऐसे में मुझको दिक्कत नहीं लगती प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि हम दारूबंदी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि दारू से मिलने वाला 20,000 करोड़ रुपए सालाना का जो टैक्स है, उसको बजट में नहीं ले जाएंगे। वो आएगा सरकारी खजाने में, लेकिन उसको बजट में नहीं ले जाएंगे। उसको सीधा सीधा स्कूल शिक्षा पर खर्च कर देंगे, शिक्षा पर खर्च कर देंगे। बिल्डिंग बनाएंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, टीचर रखेंगे। सोच अच्छी है। मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में एक और मॉडल है इसी किस्म का। अरविंद केजरीवाल अभी 3 चुनाव पहले वो पहली बार राजनीतिक दल बनाकर आए। उनके पास तो तजुर्बा भी नहीं था कोई चुनावी रणनीति वगैरह का। वो तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना हजारे का उसकी उपज थे। लेकिन उन्होंने शराबबंदी वगैरह की कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, इनको सुधारने का वायदा किया। यही प्रशांत किशोर जो हैं उनके चुनावी रणनीतिकार रहे।
और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शहर में, जहां परंपरागत रूप से दो ही पार्टियों का राज चलता था, कांग्रेस का और भाजपा का, उनको मटिया मेट कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया, दोनों पार्टियों को खत्म कर दिया। जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी ने आकर वहाँ वाम मोर्चा और कांग्रेस, जो दो परंपरागत पार्टियां थी, दोनों को खत्म कर दिया पूरे तरह से। ऐसा ही दिल्ली में केजरीवाल ने किया था, दोनों पार्टियों को खत्म किया। अब कुछ उसी तरह के बिना चुनावी पृष्ठभूमि वाले प्रशांत किशोर आकर एक नई पार्टी को लेकर बिहार की जनता के सामने हैं और वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि बिहार किस वजह से एक थका हुआ राज्य है। वो लालू के भ्रष्टाचार की याद दिलाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि जिसका बाप मुख्यमंत्री था वो 10वीं 11वीं या 12वीं में कैसे फेल हो गया। तेजस्वी यादव के बारे में इशारा करते हैं। वो लालू यादव का दूसरा बेटा, उनकी बेटी, पत्नी, मुझको तो ठीक से याद भी नहीं है। उनके कुनबे के कितने लोग किस सदन में हैं, कौन लोकसभा में है, कौन राज्यसभा में है, कौन बिहार के सदन में है, मुझको याद भी नहीं है। बिहार की लालू की पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है, जिसके मुखिया जो हैं, सुप्रीमो भी कहते हैं कुछ लोग, वो सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं, इलाज के लिए जमानत मिली हुई है। पूरे हिंदुस्तान के सारे महंगे वकील मिलकर भी लालू को सजा से नहीं बचा पाए। भ्रष्टाचार में सजा हुई है, नौकरी के बदले ज़मीन लेने की सजा, तो कहीं जानवरों का चारा खा जाने की सजा, कई तरह की सजा हुई है लालू को। तो बिहार ऐसे लोगों से थका हुआ है। लालू जैसी पार्टी है जो सांप्रदायिकता से लड़ाई करने की बात कहती है, मुझको कोई उसमें दिक्कत नहीं है, हर एक की अपनी राजनीति है, लेकिन इस तरह से पेश आती है जैसे सांप्रदायिकता से लड़ाई लड़ते हुए भ्रष्ट होना जो है एक जायज़ हक हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमने देखा हुआ है, दूसरी जगहों पे भी देखा हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को देखा है, जो सांप्रदायिकता से लड़ाई की बात करते रहे, लेकिन सरकार परले दर्जे की भ्रष्ट हो गई उनकी। आज जेल और कोर्ट कचहरी में खड़े हुए हैं तमाम लोग, उनके करीबी लोग। तो प्रशांत किशोर ऐसे भ्रष्ट बिहार में एक नई पार्टी लेकर आकर लोगों से एक वायदा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर एक ऐसी पार्टी में पदाधिकारी रह चुके हैं, जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में। अभी कुछ अर्सा पहले तक प्रशांत किशोर, अगर मुझको ठीक से याद है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वगैरह कुछ थे। बड़ा घरोबा था दोनों का, बड़ी अच्छी, साथ में ऐसी तस्वीरें आती थी कि जैसे राम हनुमान की तस्वीर है, ऐसी तस्वीरें आती थी दोनों की, लेकिन निभा नहीं उनका। अब नीतीश बाबू से निभ किसका सकता है? न कांग्रेस का निभ पाया, न भाजपा का निभ पाया, न लालू का निभ हो पाया। नीतीश को जब जहां मौका दिखता है वो उस तरफ निकल लेते हैं। वो इतने किस्म के यू टर्न लेते हैं कि कई जगह मैंने सुना है, कई देशों में यू टर्न को बदल के नाम को वो नीतीश टर्न ऐसा करना चाह रहे हैं। उसका नाम लिखा जाएगा कि नीतीश टर्न आधा किलोमीटर आगे है, ऐसा। पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे नीतीश बाबू की पार्टी में रहने के बाद, बड़ा पदाधिकारी रहने के बाद अलग हुए प्रशांत किशोर, अब बिहार में अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये लंबे समय से चुनावी रणनीति बनाते बनाते 15 बरस तो हो ही चुके हैं इनको। उसके बाद में जाकर अब ये अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इनको रणनीति बनाना तो आता होगा। बिहार के ही हैं, शरद यादव की तरह बाहर से गए हुए नहीं हैं बिहार में, तो इनको चुनाव लड़ना भी आता होगा, उम्मीदवार छांटना भी आता होगा। इन्होंने अभी कहा है कि हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे और 40 सीटें महिलाओं को देंगे। मेरा ख्याल है ये करीब 15% होती होंगी, 40 सीटें महिलाओं को अगर देंगे प्रशांत किशोर तो। दूसरा यह है कि वो अपनी पार्टी में पद नहीं ले रहे हैं। ये दिलचस्प बात है।
आप अरविंद केजरीवाल को भी देखें तो वो समन्वयक वगैरह कन्वीनर वगैरह थे अपने पार्टी के, बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए आम आदमी पार्टी के। वो एक लंबी कहानी है केजरीवाल की। लेकिन मैं देख रहा हूँ जन स्वराज पार्टी जो है पूरे बिहार में पद यात्रा की, प्रशांत किशोर ने लोगों से बात की। अब वो 243 विधानसभा सीटों पे सब जगह लड़ने जा रहे हैं वो। और उन्होंने मनोज भारती नाम के एक व्यक्ति को वहाँ पर जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मनोज भारती। अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये बिहार के मधुबनी इलाके के रहने वाले हैं मनोज भारती। आईआईटी कानपुर से इन्होंने डिग्री हासिल की। इसके बाद आईआईटी दिल्ली से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। 1988 में इनका आईएफएस भारतीय विदेश सेवा में सिलेक्शन हुआ। 4 देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, यूक्रेन, बेलारूस, तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया रह चुके हैं। इसके अलावा कई किताबें भी ये लिख चुके हैं। इसके बाद ये आईएफएस अफसर रहते हुए राजदूत से परे भी इन्होंने काम किए हैं। म्यांमार, तुर्की, नेपाल, नीदरलैंड और ईरान ऐसी जगहों पे इन्होंने काम किया हुआ है। और चूंकि जाति कोई छुपी हुई बात नहीं है, हिंदुस्तान में जाति बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, तो ये दलित समाज से आए हुए हैं मनोज भारती। इनको प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने उनको अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया है कि वो दलित हैं, बल्कि इसलिए बनाया है कि वो काबिल हैं। अब मुझको लगता है कि जैसा अध्यक्ष प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी के लिए मिला है, तो मुझको लगता है कि ये कम काबिलियत वाले अध्यक्ष तो नहीं है। बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं, दलित हैं। दलित जो भी रहते हैं हिंदुस्तान के, वो बड़ी ही सामाजिक यातना प्रताड़ना से गुजर कर आगे बढ़े हुए रहते हैं। तो जो सामाजिक हकीकत रहती है जाति की, उसको इन्होंने भुगता हुआ है, तो ये जानते होंगे उस चीज़ को। एक ब्राह्मण है जिसने पार्टी बनाई, एक दलित है जिसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ये दो आईआईटी से इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पाई है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात रहती है। अब मैं दूसरी दिलचस्प बात देखता हूं तो अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने दिल्ली में शुरू की, वो भी आईआईटी से निकल के आए थे। वो भी यूपीएससी से इंडियन रेवेन्यू सर्विस में गए थे और इनकम टैक्स कमिश्नर के रैंक तक शायद पहुंचे थे। वो उसी यूपीएससी से निकलकर मनोज भारती इंडियन फॉरेन सर्विस में गए। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आए थे केजरीवाल। थोड़ा कुछ चीज़ें मिलती जुलती मुझको दिख रही हैं। काबिलियत में कमी नहीं है। बिहार के हैं, दलित हैं तो सामाजिक हकीकत जैसा मैंने अभी कहा उनकी देखी हुई है। अब सवाल यह है कि ये राजनीति कहाँ तक पहुँचेगी। मैं थोड़ा सा एक दूसरा प्रयोग भी बिहार का आपको बतलाना चाहता हूँ। बिहार में 2020 में एक और पार्टी बनी थी, पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2020 में। पुष्पम प्रिया चौधरी नाम की एक विदेश की से पढ़कर आई हुई ये नौजवान महिला हैं। ये खूबसूरत युवती हैं, संपन्न भी हैं शायद। अपने घर के पैसे से इन्होंने पार्टी चालू की, प्लूरल्स पार्टी। प्लूरल्स का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन की पार्टी। नाम अंग्रेजी नाम था। ये पढ़ के आई हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई। मैं इनको फेसबुक पे देखते रहता हूँ, मेरी परिचित हैं। जैसे मैं अक्सर ही काले कपड़े पहनता हूँ, ये भी काले कपड़े पहनती हैं। सुंदर युवती हैं, गांव-गांव तक जाती हैं, पूरे बिहार का दौरा किया, कैंडिडेट खड़े किए। लेकिन मैंने जब इनका निकाल कर देखा है, चुनावी रिजल्ट इनकी पार्टी का देखा है, तो सबसे अधिक वोट इनको कोई एक हाथ कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखे मुझको 2000-3000 वोट सबसे अधिक इनको मिले थे। यानी चुनाव में इनका कोई ओर छोर नहीं रहा, किसी किनारे नहीं लग पाई इनकी नौका पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन मुझको नहीं मालूम है कैसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आई थी, क्या था।
क्योंकि ये खूबसूरत महिला थी, राजनीति में थी, बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती थी, चुनाव लड़ रही थी, काले कपड़े पहनती थी, इसलिए मैं उनको फेसबुक पर देखते रहता था। तो वो उनकी पार्टी किसी किनारे नहीं पहुंची। लेकिन फ़र्क ये है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को भारत की, बिहार की चुनावी राजनीति की उतनी समझ नहीं थी, उतना तजुर्बा नहीं था। प्रशांत किशोर जो हैं ये बहुत तजुर्बेकार हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से इतना अनुभव लेकर आए हुए हैं ये कि बिहार के चुनाव में ये अनुभव इनके काम आ सकता है। दूसरी बात ये है, बिहार पलटू प्रदेश हो गया है। एक वक्त हरियाणा बदनाम था, आया राम गया राम के लिए लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते थे। नीतीश बाबू जो हैं इनसे बहुत ऊपर उठे हुए हैं, जिसको घुटा हुआ पीर कहते हैं। ये बहुत परले दर्जे के माहिर व्यक्ति हैं नीतीश बाबू। ये पार्टी ऊटी नहीं बदलते, ये अपनी पूरी पार्टी को एक जेब में रखते हैं कुर्ते के, और उसको उठाकर जब मर्जी और जेब में रखा और दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। ये गठबंधन बदलते हैं, दल बदल वगैरह वो हरियाणा वगैरह के छोटे लोग करते हैं। नीतीश बाबू गठबंधन बदल करते हैं, इस गठबंधन को छोड़ा उस गठबंधन में चले गए, हमने कोई दल बदल नहीं किया। ऐसा प्रदेश है ये। प्रदेश वो है जिसमें कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, और ठीक उसी तरीके से लालू की पार्टी पर कांग्रेस वहाँ पर पिगी राइड करती है, जैसे किसी भैंस के पीठ पर बैठा हुआ पंछी नदी पार कर जाता है, उड़ता भी नहीं, आलसी होके धूप सेकते भैंस के पीठ पे बैठा सफ़ेद बगुला आपने देखा होगा। कांग्रेस ऐसे ही लालू यादव पे पिगी राइड कर रही है, अपनी खुद की ज़मीन जड़ें सब खत्म हो गई है कांग्रेस की वहाँ। अब ये प्रदेश जो है, क्या ये एक राजनीतिक शून्य वाला प्रदेश है जहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी एक आंधी की तरह आएगी और जाकर उस शून्य को भर देगी? क्या ऐसा है? कुछ ऐसा ही दिल्ली में था, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों की बारी बारी से चलती सरकारें। मुझको याद है कि मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित, ये पूरा ज़िंदगी मुझको लगता था कि ये त्रेता और द्वापर के बाद से यही लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। बीच में एक आध बार साहेब सिंह वर्मा, एक आध बार किसी और को मौका मिला, यही दोनों पार्टियां वहाँ पे थीं। इन पार्टियों को जिस तरह से लोगों ने खारिज कर दिया और एक बिल्कुल नए नौजवान लड़के अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वहाँ जगह दे दी। थके हुए रहते हैं लोग, बिहार के लोग कम थके होंगे ऐसा मुझको नहीं लगता है। वो पलटू राम की पलटी से थके हुए हैं। अभी दिख रहा था कुर्सी पे नीतीश बाबू बैठे हैं, अभी गायब हो गए, कहाँ चले गए? तो पता लगता है कि उलान बाटी खा के वो टेबल पार करके नीचे आके बैठ गए हैं ज़मीन पे। तो ऐसा तो बंदर लोग करते थे, अब तो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से हम लोग कई पीढ़ी आगे निकल कर अब इंसान बन गए हैं। तो वो बंदर वाले गुण पलटी मारने के अभी तक चल कैसे रहे नीतीश के? मुझको लगता है कि नीतीश को अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ भी वो एक गठबंधन बना लेंगे। अब मुझको नहीं मालूम कि प्रशांत किशोर केजरीवाल की तरह वहाँ पर सत्ता में आएंगे, आने के बाद उनको गठबंधन की ज़रूरत रहेगी। अगर ज़रूरत रहेगी तो क्या वो नीतीश से बात करेंगे, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन आप सोचिए 2025 नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, फिर लालू के साथ, फिर भाजपा के साथ, अब प्रशांत किशोर के साथ। कैसा रहेगा नज़ारा अगर बहुमत नहीं मिलेगा प्रशांत किशोर को? तो मुझको लगता है कि नीतीश बाबू जो हैं प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। खैर, मेरी शुभकामनाएं हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभी तक भ्रष्ट साबित नहीं हो चुका है, जो अभी तक बार बार का दल बदल किया हुआ नहीं है। मुझको जितना याद पड़ता है प्रशांत किशोर शायद एक ही बार एक पार्टी में गए थे, नीतीश की पार्टी में, उन्होंने छोड़ दिया, दल बदला नहीं है।
पेशेवर थे। वो चुनावी रणनीति बनाने में कई पार्टियों के लिए, कई प्रदेशों में और मोदी के 2014 के लिए देश में उन्होंने रणनीति बनाई थी। देखना है 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के थके हुए मतदाताओं के बीच अपनी जगह बना पाती है कि नहीं। मैं अगर बिहार का मतदाता रहता तो मैं ज़रूर एक बार सोचता, भाई ये लालू, नीतीश, कांग्रेस, बीजेपी, इन्हीं का कैदी बन के कब तक मैं रहूं? क्यों नहीं किसी नए को एक बार कोशिश करूं? तो हो सकता है प्रशांत किशोर वहां पर, प्रशांत किशोर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मुकाबले बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक समझ है, बहुत बड़ा उनका तजुर्बा है। केजरीवाल के पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से जिस साइज़ का शर्ट उनको लगता है उससे 3 साइज़ बड़ा शर्ट पहनते हैं केजरीवाल, ताकि वो एकदम दीनहीन, गरीब, बीमार लगें, कुपोषण के शिकार लगें। मुझको लगता है कि वो इतने ढीले ढीले कपड़े पहनकर एक हमदर्दी हासिल करते हैं मतदाताओं की, कि हमारी फिक्र करते करते ये आदमी भूखा मर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के पास 3-4 साइज़ बड़े शर्ट के अलावा कुछ नहीं था जब उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो अब प्रशांत किशोर के पास तो बहुत कुछ है। मुझको लगता है इन्होंने चुनावी रणनीति बनाने का रुपया पैसा भी लिया होगा पार्टियों से, लेना भी चाहिए। हो सकता है 1 नंबर का लिया हो सकता है जो भारतीय चुनावी राजनीति में चलन है 2 नंबर का लिया हो। देखना है इन्होंने अध्यक्ष जिसको बनाया है मनोज भारती, नाम और उनकी शैक्षणिक योग्यता मुझको ठीक लग रही है। मुझको ये भी ठीक लग रहा है कि हम दारू चालू करेंगे और 20,000 करोड़ जो दारू से आएगा एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ठीक लग रहा है। मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं दारू पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मानना है कि शराब से ज़्यादा बुरे दूसरे नशे हैं। जब तक उनको काबू पाने की ताकत न हो सरकार की, सरकारी ढांचे की, तब तक शराबबंदी नुकसानदेह भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, प्रशांत किशोर दारू खोलेंगे, पीने वालों को एक खुशी मिली होगी इससे। दूसरी तरफ स्कूलों की ज़रूरत हर जगह है। तो ये दोनों बातें उनकी दिल्ली के केजरीवाल सरकार के 2 एजेंडा से मिलती जुलती है। केजरीवाल दारू बेचते हैं, अभी दारू के घोटाले में ही वो जेल वगैरह भी हो के आए हैं, मुख्यमंत्री का ओहदा भी छोड़ना पड़ा है, लेकिन वो फिर भी एक शैडो की तरह, प्रेत छाया की तरह, वहाँ एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, आतिशी को, उसके ऊपर प्रेत छाया की तरह बैठे हुए हैं केजरीवाल, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये केवल टेम्पररी मुख्यमंत्री है ये महिला, बाद में बनना केजरीवाल को है दोबारा। तो खैर हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये प्रयोग कैसा रहेगा, मुझको अच्छा लग रहा है कि एक नया राजनीतिक दल आया है, बजाय इसके कि एक परिवार के 11 लोगों को राजनीति में पद पे रखकर, और कौन कुनबा परस्त पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो महज गालियां खाने के लिए बनी है। कौन पार्टी कुनबा परस्त नहीं है? बिहार को देख लीजिए, बिहार में लालू की पार्टी परले दर्जे की कुनबा परस्त। आप ममता को देख लीजिए, भतीजे के अलावा उनके पास एक भी नेता नहीं है। आप मायावती को देख लीजिए, भतीजे के अलावा कोई नेता नहीं है। आप अब्दुल्ला परिवार को देख लीजिए, कश्मीर का 3 पीढ़ी से, दादा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद अभी 2 बेटे जो हैं उमर अब्दुल्ला के, वो भी कुछ राजनीति में सक्रिय हैं, लड़ रहे हैं चुनाव की नहीं लड़ रहे हैं, मैं ठीक से देख नहीं पाया। उधर एक मुफ्ती साहब थे, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सब कुछ रहे। उसके बाद वही सब ओहदे जो हैं महबूबा मुफ्ती संभाल रही हैं। आप हरियाणा देख लें तो सारे के सारे कुनबे जो हैं राजनीति के, वही वहाँ तो राष्ट्रीय पार्टी, प्रादेशिक पार्टी, सब कुनबे ही चला रहे हैं। आप पंजाब आ जाएं तो पंजाब में अकाली परिवार जो है वही पूरा का पूरा, बाप, बेटा, बहू, यही लोग सब कुछ है। मंत्री, दामाद भी है शायद उनका, एक दामाद भी है उनका एक, ये लोग। आप महाराष्ट्र चले जाएं तो शरद पवार के परिवार को देखें तो परिवार जो है
भारत की आधी राजनीति पवार परिवार के भीतर चलती है। अजीत पवार, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, शादी के बाद सुले हो गया है लेकिन जन्म से पवार हैं। कुछ उनके खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी को भी उतार दिया था, अपनी चचेरी बहन के खिलाफ। ऐसा वो परिवार अपने आप में मगन है, वो राजनीति आपस में करते हैं। वैसा ही एक ठाकरे परिवार है जिसमें बाला साहब ठाकरे के बेटे, उनके बेटे ये राजनीति कर रहे हैं। उनका बाला साहब का भतीजा अलग होकर राज ठाकरे, वो कुछ अलग राजनीति कर रहा है। ऐसा सब जगह आप तेलंगाना देख लें, आप आंध्र देख लें, आप मध्य प्रदेश देख लें, आप छत्तीसगढ़ देख लें, आप उड़ीसा देख लें। नवीन पटनायक वहाँ के सबसे बड़े नेता रहे, बीजू पटनायक के बेटे। इधर आप देखेंगे तो वो तमिलनाडु अभी एक डिप्टी सीएम बना है, तो डिप्टी सीएम सीएम का बेटा है ये। और सीएम जो हैं ये करुणानिधि, जो वहाँ के एक सबसे बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, पता नहीं कितना दशक, कितने साल मुख्यमंत्री रहे। तो वो कुनबे के भीतर ही मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद सब कुनबे में चल रहा है। इधर यूपी में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, वो उनका बेटा, उनकी बहू, उनका भाई, उनके भतीजे, जाने कितने लोग कुनबे के, वही कुनबा राजनीति चला रहा है पूरा। मैं कहाँ तक जाऊं, चारों तरफ यही चल रहा है। तो ऐसे में अगर कुनबा परस्त और भ्रष्ट और जातिवाद से लदा हुआ और पलटू राम की उलन बाटी से घिरा हुआ बिहार, हो सकता है बिहार की जनता एक नए नेता, नई पार्टी, नए सोच को एक बार मौका देना चाहे। देखते हैं क्या होता है। आप भी सोचिएगा, देखते रहिएगा प्रशांत किशोर को, हमारी बातों को भी ध्यान में रखिएगा, हमने क्या कहा है। हमारा ये YouTube वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। जो कुनबा परस्त पार्टियां मेरी याद में आने से अभी छूट गई हैं, मैं उनसे बहुत माफ़ी चाहता हूं। भारतीय राजनीति में आपका अपार योगदान है और आपका कुनबा ऐसे ही फलता फूलता रहे और जनता आपको खारिज जब कर सके खारिज कर दे। चलिए, चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आपको जितना अच्छा तंबाकू लगता है उतना ही अच्छा कैंसर को तंबाकू खाने वाला, पीने वाला लगता है। कैंसर देर सबेर आता ही है, तंबाकू के साथ साथ थोड़ा पीछे आता है, धीरे आता है, लेकिन आता है। आकर आपके मुंह में कैंसर बैठ जाएगा, आपके गले के नली में बैठ जाएगा, आपके फेफड़ों में बैठ जाएगा। फिर अपना स्मार्टफोन निकाल के ऊपर एक भैंसे पे चढ़ के आता है ना लोगों को ले जाने, उसको लाइव लोकेशन भेजेगा कैंसर। फिर आप जहाँ भी रहो, कैंसर अस्पताल में भर्ती रहो कि घर पे रहो, जहाँ कई मरीजों को लोग कैंसर अस्पताल से घर ले आते हैं कि अब ये चैन से घर पे मरे, तो आप जहाँ भी रहोगे वो आएगा ले जाने वाला। पता नहीं आपके घर वालों को कैसा लगेगा। मैंने कहीं कहीं किसी फोटो में देखा है कि भैंसे पे आया हुआ वो आदमी जिनको ले जाता है उनको रस्सी से बांधकर भैंसे के पीछे घसीटते हुए लेके जाता है सड़क पर। पता नहीं आपके घर वालों को कैसा लगेगा। लेकिन अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आपको इस बारे में सोच लेना चाहिए। मैं तो नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हक के साथ आपसे बोल पा रहा हूँ। फिर मिलेंगे।